guys, listen, I need your attention. We are officially going to be starting with the remaining part of dynamics, which is 2D momentum. ठीक है? 2-dimensional momentum जो होता है, इसका मतलब ये है कि देखो, so far जितने भी आपने questions किए थे, they were all linear, in a straight line. लीनियर इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब हमारे पास एंगल्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है? सो अब जस्ट लाइक एनी अदर वेक्टर, मोमेंटम कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. आप रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स को ऐड करके यू कैन ऑलवेज फाइंड द रिजल्टेंट मोमेंटम. रिमेंबर दिस थिंग. बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट momentum is a pure vector quantity. Directions actually matter. Is that clear? अब सबसे पहली चीज़ है, मैंने इधर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं that I wish to discuss, although थ्योरी में तो कभी भी नहीं पूछेंगे आपसे ये, लेकिन still it is important that we discuss this and immediately we'll dive on to a situation. अब ज़रा इधर देखो, momentum is a vector quantity, we know this. Momentum can also be resolved just like any other vector into 2 perpendicular components. यानी इसमें भी cos, sin वगैरह लग सकता है. यहाँ तक तो क्लियर है. We can also add components and find resultant vector of the component just like any other vector. Is that clear? अब जरा पहले ये वाली तो चीज़ें हैं, लेकिन लिखने में क्या जा रहा है, क्योंकि अगर मैंने नोट बनाया है तो आप लिख लो, जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग एक सिचुएशन पे जाएंगे. सिचुएशन भी अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स है. अच्छा, मेरी बात सुनो. दिस इज डन. अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है. ठीक है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अ स्पेसक्राफ्ट इज मूविंग थ्रू स्पेस एट 8 meters per second. Okay. A meteorite traveling at 15 meters per second comes from behind at an angle of 45 to the line of the movement of the rocket. यानी 45 के एंगल पर आकर स्ट्राइक किया. अभी डायग्राम भी हो जाएगा, अभी टेंशन मत लो. ठीक है? Crashes into the rocket and becomes embedded into it. यानी sticky collision है हमारे पास. Be careful, it's a sticky collision. Okay. अब हमारे पास जरा देखो, मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है जो गिवन है, वो है मास ऑफ द रॉकेट गिवन है, मास ऑफ मीटियोराइट गिवन है हमारे पास 20 kg है. यानी हमारे पास एक रॉकेट चल रहा था, उसमें आके क्रैश किया है एक मीटियोराइट ने, विच इज अ वेरी रियलिस्टिक सिनेरियो एंड इट कैन हैपन. सही है? अब आप एक काम करो, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन के पैरामीटर्स है, आई वुड वांट यू टू नोट डाउन या कॉपी दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये आपके पास पेपर्स में नहीं है. So these are all the parameters that are provided to you. Now your target is to calculate velocity of a rocket after collision. Okay? अब आपके पास ये एक डायग्राम है जो कि ब्रेड एंड बटर है इस पूरी सिचुएशन का. इस डायग्राम को भी आप ड्रॉ कर लो, एक रफ सा डायग्राम. ठीक है? कि रॉकेट हमारे पास राइट साइड पे जा रहा है, मेरे पास मीटियोराइट आ रहा है पीछे से, और 45 डिग्रीज के एंगल पे विथ द हॉरिजॉन्टल इट स्ट्राइक्स द रॉकेट. क्या हम लोग इसका मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं? सही है ना? हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे. अब मैं इसको जो 2 लोकेशन में करूंगा, सबसे पहला जो मैं इसमें स्टेप करूंगा वो होगा हमारे पास, इसको मैं रिजॉल्व करूंगा रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली. ठीक है? रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली में सबसे पहले हमारे पास बिफोर कोलिजन का हम लोग स्टेप लेंगे और फिर हम लोग आफ्टर कोलिजन का लेंगे. तो मेरे पास अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो, लेकिन बी केयरफुल, रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली में मैं मोमेंटम का मैं कंपोनेंट्स लूंगा, मोमेंट्स का नहीं, मोमेंटम का. तो सबसे पहले हमारे पास जो होगा, मैं इसको कर सकता हूं पी मीटियोराइट शुड बी इक्वल टू, इसका मोमेंटम हम लोग निकाल रहे हैं, वो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 15 और cos 45 डिग्रीज.
mv cos 45 मैंने किया, सही है। और मेरे पास जो मोमेंटम ऑफ रॉकेट है पहले बिफोर कोलिजन, दैट इज 350 इंटू 8। अग्रीड? ये बात समझ में आई? उसके बाद जरा सुनो, अब जरा सुनना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब हम लोग एक और काम कर सकते हैं, ये हमारे पास पहले की चीज आई, ठीक है। मेरा टारगेट क्या है? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आफ्टर द कोलिजन। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि इस वेलोसिटी जो हमारे पास बाद में कोलिजन के बाद आएगी, वो दो कंपोनेंट्स होंगे, उसका एक वर्टिकल भी होगा, एक हॉरिजॉन्टल भी होगा। अभी मैं जो है एक काम कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली करके, क्या मैं इसको इस तरह से कर सकता हूं? इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हाउ अबाउट दिस? मेरे पास जो होगा, जरा इधर देखना, P horizontal after collision should be equal to total mass कितना हो जाएगा मेरे पास? 370। और मेरे पास क्या मैं एक काम कर सकता हूं? 370 तो टोटल मास हुआ, लेकिन नहीं, एक मिनट, मैं इधर एक गलती कर रहा हूं, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक। मैं इधर लिख रहा हूं P horizontal after collision would be equal to 350 into 8 plus 20 into 15 cos 45 degrees। जरा इसका टोटल तो निकालो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इसका टोटल? मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली इधर, ठीक है। अब हम इसको करेंगे रिजॉल्विंग वर्टिकली। सबसे पहले रिजॉल्विंग वर्टिकली में मेरे पास कोई पहले वर्टिकल कंपोनेंट है इसका? नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही आ रहा है इसमें कंपोनेंट, वो आ रहा होगा P मीटियोराइट इज इक्वल टू 20 into 15 sin 45। यही आ रहा होगा, इज दैट क्लियर? यही वाला एक कंपोनेंट आ रहा होगा, सही है। यानी मेरे पास जो होगा फाइनली, जो P वर्टिकल जो मेरे पास आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आ रही है? 200 एंड यहां तक पहुंच गए, सॉरी 212। इज दैट क्लियर? किलोग्राम ms-1, यहां तक भी पहुंच गए। अब जरा सुनो, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में एक और काम करूंगा। जरा इधर देखो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर रहा हूं, जितनी भी हमने वर्किंग की है। आई एक्सप्लेन इट अगेन फ्रॉम स्क्रैच। जरा इधर देखो, इस पूरी वर्किंग को मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं ताकि मेरे पास जगह बन जाए, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब क्या मैं एक काम कर सकता हूं? टोटल फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट मोमेंटम निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल भी आ गया, वर्टिकल भी आ गया। तो फाइनली क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? जरा इधर देखो, नहीं अभी देखते हैं। टोटल रिजल्टेंट मोमेंटम शुड बी इक्वल टू P का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक हमारे पास आ जाएगा 3012 का स्क्वायर प्लस 212 का स्क्वायर। बेटे ट्रायंगल बन रहा है ना। जरा इधर देखो, हमारे पास टेक्निकली हुआ क्या है, एक मेरे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है टोटल। ये बात समझ में आ रही है? तो हमें पता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, पहले P की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है? हाँ, अंडर रूट लगाया, कितना आ रहा है? 3019 तक पहुंच गए। 3019 19 यहां तक पहुंच गए। 0.4 को अभी छोड़ दो, वैसे ही अभी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर से यहां तक भी पहुंच गए। अब क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी ना, क्या मैं एक सिंपल स्टेप कर सकता हूं? दिस शुड बी इक्वल टू, दोनों एम्बेड हो चुका है। टोटल मास कितना है इसका?
370, 567, 370 टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय v, निकाल लो v कितना आ रहा है, 8.16 मीटर पर सेकेंड। यहां तक भी पहुंच गए, सही है। लेकिन अब एक मसला है, इसने मुझे स्ट्रेट अवे बोला है कि यार मुझे वेलोसिटी बताओगे, मैग्नीट्यूड सिर्फ नहीं पूछा था, यानी आपको एंगल भी कोट करना पड़ेगा। अब मैं एक काम कर सकता हूं, मेरे पास सिचुएशन इस तरह की थी, जरा इधर देखो कि हमारे पास इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट था मोमेंटम का 212 ऐसे ही था, और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो था 3012 ऐसे ही था, सही है। तो क्या मैं डायरेक्टली tan थीटा लगा के निकाल सकता हूं एंगल, सही है। तो वो जरा निकाल के मुझे बता दो कितना आ रहा है। tan थीटा शुड बी इक्वल टू 212 डिवाइडेड बाय 3012, और थीटा की वैल्यू निकाल दो कितनी आ रही है, कितनी। तो जाहिर सी बात है, स्पेसक्राफ्ट को लगता है तो क्या वो आसमान में उड़ जाता है क्या, 20 kg का मास उस पर टकराया है। इट डज मेक सेंस, इट मेक्स परफेक्ट सेंस, इज दैट क्लियर। यानी अब ये जो 4 डिग्रीज आया है ये विद द हॉरिजॉन्टल आया है, यानी हमारे पास ये अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो ये वाला अब मेरे पास एंगल आएगा कि यानी इवेंचुअली वंस द mass has embedded into the rocket, it will tend to move at a 4 degrees angle. Is that clear? ये बात समझ में आ गई। दोबारा समझाऊं इस पूरे सवाल को फ्रॉम स्क्रैच, एक बार दोबारा सुन लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके अंदर, लिसन। सबसे पहले मेरे पास एक मीटियोराइट था, लिसन, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकेट, अग्रीड, रॉकेट की तरफ गया, और इसका एंगल 45 डिग्रीज पैरेलल के साथ था, ये जाकर टकराया है रॉकेट के साथ, सही है। रॉकेट इनिशियली वाज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, सही है। फिर मैंने एक चीज की, मैंने नॉर्मल तरीके से ही चलाऊं, जैसे हम लोग नॉर्मल, जैसे हमारे पास 1 डिमेंशनल मूवमेंट में होते हैं कि भाई मैंने एक चीज रियलाइज की कि जब ये टकराया होगा तो हमारे पास मोमेंटम के 2 कंपोनेंट्स हो चुके होंगे, एक वर्टिकल भी होगा, एक हॉरिजॉन्टल भी होगा। जाहिर सी बात है ये एंगल पे आके टकरा रहा है इसको, सही है, स्ट्रेट लाइन में तो है नहीं है। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो फिर मैंने एक काम किया, सबसे पहले मैंने इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व किया। जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व किया तो मैंने इसकी क्या क्या चीजें निकालने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने इसका मोमेंटम निकाला मीटियोराइट का, सही है, और वो मुझे पता है कि यहां से हम लोग निकाल सकते थे 20 मल्टीप्लाई बाय 15 cos 45, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। फिर मुझे एक चीज और भी पता थी, फिर मुझे एक और चीज भी पता थी कि यार मेरे पास रॉकेट जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, तो वो तो मैं डायरेक्टली बस मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका भी मेरे पास मोमेंटम आ गया। फिर मैंने मैंने टोटल मोमेंटम हॉरिजॉन्टली निकाला, टोटल मोमेंटम हॉरिजॉन्टली ये आ गया, दोनों को सिर्फ ऐड किया है। फिर मैंने वही चीज की, रिजॉल्विंग वर्टिकली किया। मेरे पास मीटियोराइट का एक वर्टिकल कंपोनेंट इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने वो निकाला इधर, आप देख सकते हो, दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन, समझ गए। लेकिन मुझे पता है कि उस टाइम पे स्पेसक्राफ्ट जो हमारे पास चल रहा था, इट वाज ओनली मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो ऑब्वियसली इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा नहीं। तो टोटल भी मेरे पास जब इसका आया तो वो ये आया, यहां तक पहुंच गए। फिर मैंने एक काम किया, मैंने इंटेलिजेंट तरीके से किया कि हाउ अबाउट दिस, कि जब मेरे पास 2 मोमेंटम आ चुके हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, मैंने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब रिजल्टेंट जो होता है वेक्टर तरीके से मैंने निकाला, जो पाइथागोरस थ्योरम से होता है, उससे मेरे पास आ गया जो है आपके पास जो वो आया, जो रिजल्टेंट मोमेंटम आया वो आया 3019, यहां तक पहुंच गए। फिर मैंने रियलाइज किया कि मोमेंटम खुद किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है। तो मास तो कंबाइन हो चुका था, तो टोटल मास इधर रखा, v निकाल लिया मैंने। लेकिन सिंस द क्वेश्चन ओनली आस्क्ड मी अबाउट द वेलोसिटी, इसने मुझे ये स्पेसिफिकली नहीं बोला था कि मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो बेटे वेलोसिटी तो हमेशा, वेलोसिटी इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज अ क्वेश्चन वर्थ डूइंग, एंड बिलीव मी इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन बाय एनी मीन्स।
इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है इधर, ठीक है। आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ये दो लाइटें बंद कर दोगे इधर से। आप एक काम करोगे, लिसन, हाँ बस सही है। अब जरा सुनो, मेरी बात सुनो। आप क्या करोगे कि सिर्फ ये वाला डायग्राम में ये और ये बस ड्रॉ कर दो, सही है। और उसके बाद इसके जो पैरामीटर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये जरा कॉपी कर लो। इसको हम लोग पूरा का पूरा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जस्ट डू इट। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। ये जो मेरे पास ट्रैवल कर रही है, ये वाली जो बॉल ट्रैवल कर रही है, ये 6 मीटर्स पर सेकंड पर ट्रैवल कर रही है। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जाके बॉल जो है इसको जाकर स्ट्राइक करती है, और उसके बाद ये वाली जो बॉल है ये इस तरफ चली जाती है, और ये वाली जो खुद बॉल है टकराने के बाद इस तरफ चली जाती है। मुझे इसके बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करनी है कि व्हाट हैपेंड टू दिस बॉल ओवर हियर। इज दैट क्लियर? सो लेट्स फाइंड इट आउट। अब मैं एक काम करूंगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले एक चीज याद रखो, जो मेरे पास मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, जो लेफ्ट का होगा वही राइट का होना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टली, और जो ये वाला होगा वही इसके बराबर होगा। एक रूल ये सीख लो, सही है। तो ये आप जब भी लगाओगे आपका आंसर हमेशा सही निकलेगा। फिर मैं यही करता हूं, सबसे पहले मैं इस वाले को चेक कर रहा हूं कि इधर क्या है। ये तो पहले रुका हुआ था ना, तो इसका तो मोमेंटम है ही नहीं शुरू में। तो वंस अगेन ये वाला हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। मैं इसको कर रहा हूं रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली। अगर मैंने इसको रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली किया तो पहले चीज हो जाएगी 0.17 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो इसका तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं। और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली अगर मैंने इसको रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मुझे ऊपर वाला जो जा रहा है, जो ब्लैक बॉल जो ऊपर जा रही है, उसका ही मुझे एक कंपोनेंट भी निकालना होगा, और वो कंपोनेंट कोसाइन कंपोनेंट होगा। यानी मेरे पास, मैं इसको लिख सकता हूं 0.17 इंटू 4.24 cos 45। यहां तक भी पहुंच गए। और फिर नीचे वाली जो बॉल जा रही है उसका भी मुझे निकालना होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो हो जाएगा हमारे पास 0.17, क्योंकि मास तो सेम है बट वेलोसिटी मुझे नहीं पता। सो लेट द वेलोसिटी बी v, एंड इसका जो कंपोनेंट आएगा cos थीटा के बराबर आएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। यहां तक भी पहुंचे। फिर उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में मेरे पास ये था रिजॉल्विंग वर्टिकली। जब मैं रिजॉल्विंग वर्टिकली कर रहा हूं तो ये इसका तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं वर्टिकल, सिर्फ इस बॉल का एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। मतलब आफ्टर ही है इसका कंपोनेंट, बिफोर था ही नहीं कोई कंपोनेंट। तो इसका मतलब यह है कि मैं डायरेक्टली इसको भी रिजॉल्व कर सकता हूं। इधर देखो, रिजॉल्विंग वर्टिकली में हमारे पास आ जाएगा, ये डायग्राम मैंने ऊपर ही रखी हुई है। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.17 into 4.24 which is the new velocity, सही है। और इसके साथ आएगा sin 45। यहां तक भी पहुंच गए। एंड दिस शुड बी इक्वल टू, हमारे पास इसका मास कितना था 0.17 v sin 45 sin थीटा। इज दैट क्लियर? फिर मेरे को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। Upon solving these equations simultaneously, you will come to find out that v is equal to 4.24। ये रिजल्ट मैं इसका बता रहा हूं। और मेरे पास जो है, जरा इधर देखो, और मेरे पास जो थीटा भी आ रहा है वो तकरीबन 45 डिग्रीज का ही आ रहा है। यहां तक भी पहुंच गए। अब उसके बाद एक और थोड़ी सी मेंटल कैलकुलेशन ये है कि इसने मुझे ये कहा था कि मिडिल पॉइंट है। जब ये मिडिल पॉइंट है तो अंदाजे से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये वाली बॉल जो है इसमें जाके इसके अंदर पॉकेट के अंदर गिर रही है तो मोस्ट लाइकली ये वाली बॉल भी इस पॉकेट में जाके गिरेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, इज दिस क्रिस्टल क्लियर? दिस क्वेश्चन इज डन। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये वर्किंग अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, ये रिजल्ट जो है आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं एक दफा कर चुका हूं, रिकॉर्डिंग में भी आ चुका है, बल्कि नहीं आया था रिकॉर्डिंग में। सही है?
मैंने आपको करके दिखाया था इधर, मैंने बताया था ना tan थीटा लगेगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब जरा नया सवाल पे आते हैं, इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज गोइंग टू बी योर टेस्ट। मुझे बोलता है अ स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड डीप स्पेस 1, उसका मास है 486 kg, ओके, uses an iron drive engine. Okay, that sounds very cool. This type of engine is designed to be used in deep space. The following statement appeared in a website. The iron propulsion system on Deep Space 1 expels 0.13 kg of xenon propellant each day. Okay, एक दिन के अंदर, सही है। The xenon ions are expelled from the spacecraft at a speed of 30 km per second. Be careful, ये हमारे पास 30 km per second दिया हुआ है, मीटर में नहीं given है। The speed of the spacecraft is predicted to initially increase by about 8 meter per second each day. Do you understand this thing? ये हमारे पास सारी information है। Use a calculation to comment on the prediction made in this statement. Does it even make sense? ये आप करके देखोगे, आप calculations अपनी करोगे अगर आप next level student हो, वरना you are free to leave my class. बेटे इधर देखो, the spacecraft called Deep Space 1, उसका मेरे पास है मास ये है, uses an iron drive engine, sounds very cool। एक स्टेटमेंट दिया है इधर, एक स्टेटमेंट जो हमारे पास इधर दिया है, वो स्टेटमेंट ये है, द आयन प्रोपल्शन सिस्टम ऑन डीप स्पेस 1 एक्सपेल्स इतना kg ऑफ xenon propellant each day। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं की वर्ड को, एक दिन की कहानी है, सही है। मेरे पास मास भी गिवन है। The xenon ions are expelled from the spacecraft at a speed of 30 kilometers per second। इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी एक दिन की कहानी गिवन है, जाहिर बात है। The speed of the spacecraft is predicted to initially increase by about 8 meter per second each day। एक दिन की कहानी यहां पे भी गिवन है, तो बहुत ही सिंपल हो गया भाई। एक बात याद रखना, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही कहता है कि भाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्पेस, बल्कि वो जो प्रोपेलेंट का होगा वही स्पेसक्राफ्ट का भी होगा। या मैं सिंपल एज दैट, टाइम तो इसमें वैसे ही दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो रहा है, सेम ही है, तो मैं एक कह सकता हूं जो उसका मोमेंटम होगा वो उसके बराबर होगा, दोनों का मोमेंटम बराबर हो जाएगा। यानी मैं इधर लिख सकता हूं कि मोमेंटम ऑफ प्रोपेलेंट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्रोपेलेंट, कीवर्ड है चेंज ऑफ प्रोपेलेंट ईच डे, मैं पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा, ईच डे इज गोइंग टू बी 30 into 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.13, सही है। फिर मेरे पास है दिस, फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्रोपेलेंट must be equal to change in momentum of deep space 1। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, यहां तक कह सकते हैं। सो 30,000 into 0.13 should be equal to, इसका मास का कितना, 486 into v। तो हमारे पास जो प्रिडिक्टेड वेलोसिटी आ रही है, predicted velocity v is equal to 8.02 कैलकुलेशन के बाद, और ये आ रहा है मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब है कि हमारे पास v is roughly 8 मीटर पर सेकेंड एज प्रिडिक्टेड। ये बात समझ में आ गई। अब आप बोलोगे कि सर रियल वर्ल्ड में अगर ये ऐसा हुआ कि ईच डे अगर 8 बढ़ रही है तो क्या इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी? अनफॉर्चुनेटली नो। At a certain speed, the relativistic effects will become significant। और relativistic effect का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे कोई चीज़ स्पीड बढ़ती जाएगी ना,
एक चीज याद रखना, उस ऑब्जेक्ट का मास भी बढ़ता जाएगा एज यू स्टार्ट अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट। सही है, उसका मास बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद फिर आपको इन्फिनिट रिजर्व ऑफ एनर्जी भी देनी पड़ेगी। इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। कभी आप एक चीज नोटिस करना, जो आपके पास डेटा बुकलेट होती है ना, उसमें अगर आप गौर से देखना तो उसमें लिखा होगा रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो उसका मास ये है। द रीजन रेस्ट मास इसलिए गिवन होता है क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जैसे बीटा एमिशन में होता है, तो इट इज ऑलरेडी अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट, उस टाइम पे उसका मास कुछ और होगा। यानी मेरा सिंपल से कहने का मतलब है, अगर दरावर है, अगर दरावर इधर भागना शुरू कर दे तो इसके मास में थोड़ा सा चेंज आएगा जो कि अभी इनपरसेप्टेबल होगा। लेकिन अगर ये स्पीड ऑफ लाइट पे अप्रोच कर जाएगा तो इसका मास बहुत ज्यादा हो चुका होगा। समझ गए? इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, जो कि हमारी दुनिया में अभी हमें दिखाई नहीं देता। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे ये ईच डे तो बढ़ रहा है, लेकिन ये एक लिमिट तक जाएगा, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा कि उसके बाद जो फिर हम लोग डीप स्पेस ट्रैवलिंग बस शुरू कर देंगे। बट दिस इज वन आइडियल वे टू डू इट। देखो बात वही है, आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जैसे दरावर अगर स्पेस में है, सही है, रुक गया है कहीं पे, अगर इसको आगे की तरफ जाना है, इसको सिर्फ एक स्प्रे कैन निकालना है, स्प्रे कैन को एक तरफ फायर करेगा, खुद ब खुद पीछे की तरफ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्योंकि जो मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्प्रे में होगा वही आप भी गेन करोगे। समझ गए? एक बात याद रखना, स्पेस में इफ यू फायर अ बुलेट, बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका भी। सही है, बिकॉज यू विल बी पुश्ड बैकवर्ड। इधर तुम्हारे पास आसान काम है, इधर तुम्हारे पास फ्रिक्शन है, आप बचाव कर लेते हो, लेकिन उधर अगर आपने फायर की बुलेट तो बेटे दैट सेम मोमेंटम विल आल्सो बी इफेक्टिव ऑन यू very efficiently. Is that clear? Here is my solution. मैं बहुत ही आसान तरीके से कर रहा हूं। जो मोमेंटम ये ही होगा वही इसका ये वाला आना चाहिए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इधर देखो, resolving horizontally. So 0.20 into 0.50 should be equal to, ये दोनों मासेस कंबाइन हुए थे, टोटल कितना हो जाएगा 0.5 और मल्टीप्लाइड बाय इसका जो v है, v मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो व्हाट द v इज, सो लेट इट बी v, और इसके साथ मैं कर रहा हूं cos थीटा। यहां तक भी पहुंच गए। फिर उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास एक इक्वेशन बन गई। फिर दूसरी इक्वेशन आप वर्टिकली सेट करोगे, वर्टिकली हो जाएगा, बेटे क्या हो गया 0.30 into 0.4, दिस इज इक्वल टू, इसका हमारे पास मास कितना था 0.5 टोटल था और इसकी वेलोसिटी v है, तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय v साइन थीटा। यहां तक भी पहुंच गए। आपका टारगेट वैसे ही थीटा निकालना है, वही tan थीटा वाला अप्रोच करोगे, यानी हमारे पास ये हो जाएगा, इधर देख लो 0.30 into 0.4 डिवाइडेड बाय 0.20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी 0.5, अरे नहीं क्या कर दिया मैंने, ओह माय गॉड, माय मिस्टेक। 0.30 into 0.4 डिवाइडेड बाय 0.20, सही तो किया था, साइन वाला मैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, सही है। तो ये हो जाएगा 0.5 v साइन थीटा डिवाइडेड बाय v cos थीटा। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट कर दो सॉल्व। आपके पास थीटा की वैल्यू आनी चाहिए तकरीबन 50 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? अब यही वाला मेथड आप वो जो प्रोपल्शन सिस्टम वाला जो शुरू में किया था उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। Okay guys, so this concludes the coverage of 2D momentum, and now see you in the next class.